जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इजी चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से आप इसको समझोगे तो इस चैप्टर में आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो केयरफुली आप सारी बातों को समझेंगे एंड पहले से माइंड में बना के चलेंगे कि हाँ चैप्टर इज़ वेरी ईजी, और एक्चुअली में वो ईजी है भी, राइट। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब डेफिनेशन है कुछ। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्यों ज़रूरी है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स हम पढ़ेंगे, एड्स टू इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड में डिवाइडेड है वो हम पढ़ेंगे। सारी चीज़ों को आपको मतलब बताया जाएगा, तो अभी एकदम परेशान नहीं होंगे कि मैम ये क्या होता है वो क्या होता है, एड टू इंटरप्रिटेशन क्या होता है, सब बताया जाएगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये हम पढ़ेंगे, राइट। अब चैप्टर का नाम क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स मतलब एक्ट, मतलब जो भी आपका एक्ट होता है जो पार्लियामेंट में बना है दैट इज स्टैट्यूट। और इंटरप्रिटेशन मतलब अभी के लिए आप समझो कि एक्ट को डीकोड करना। तो हम इसमें एक्ट को डीकोड कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, उसके बारे में थोड़ा बहुत रूल्स पढ़ने वाले हैं, राइट। समझ गए, चलिए अब हम देख लेते हैं। बेसिकली क्या लिखा है, इट दिस चैप्टर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सर्टेन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, वही मैंने आपको बताया है, एज वेल एज वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स। एड्स मतलब टूल्स, ठीक है, टू इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन के कुछ रूल्स और कुछ टूल्स हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से किस किस की मदद से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। कहा था मैंने पहले आपको कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे, जिसमें पहली डेफिनेशन स्टैट्यूट है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कॉमन टर्म में देखें तो स्टैट्यूट का जनरली मीन होता है लॉ एंड रेगुलेशन। डिफरेंट तरीके के कानूनों को हम स्टैट्यूट कहते हैं, बट और इनफैक्ट स्टैट्यूट को एक्ट का सिनोनिमस भी माना जाता है। स्टैट्यूट इज नाउ सिनोनिमस विद द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब जो एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ है उसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में स्टैट्यूट भी बोल देते हो, ठीक है। मैक्सवेल एक पर्सन है, उनका कहना था कि स्टैट्यूट का मतलब होता है लेजिस्लेचर की विल, लॉ मेकर्स की इच्छा, जो भी उनकी इच्छा होती है वो सब उन्हें स्टैट्यूट में मेंशन कर देते हैं। द विल रेफर्स टू द इंटेंशन और गोल्स द लेजिस्लेचर एम्स टू अचीव थ्रू स्टैट्यूट। जो भी उनकी इच्छा है, जो भी लॉ मेकर हमसे काम कराना चाहता है वो कहाँ लिख देता है, स्टैट्यूट में लिख देता है, ठीक है, एक्ट में लिख देता है। इन इंडिया स्टैट्यूट मीन्स एन इनेक्टेड लॉ, जो लॉ बनाया गया है, दैट इज द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और बाय स्टेट लेजिस्लेचर। इंडिया में स्टैट्यूट का मतलब क्या है, जो एक्ट बना है, चाहे पार्लियामेंट ने बनाया हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हो, ठीक है, दोनों ही आपका स्टैट्यूट की डेफिनेशन में कवर होता है। तो बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में जाए तो स्टैट्यूट मीन्स नथिंग बट एक्ट, ठीक है। तो एक्ट को कैसे पढ़ना है वो आपको इस पूरे चैप्टर में आज सीखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका टर्म डॉक्यूमेंट। तो जनरली अंडरस्टूड डॉक्यूमेंट इज पेपर और एनीथिंग मटेरियल जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी चीज़ का प्रूफ मिलता है, किसी चीज़ का एविडेंस मिलता है, ठीक है। आप इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में देखेंगे तो वहाँ सेक्शन 3 में लिखा है डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। तो डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी मैटर, कोई भी चीज़ जो एक्सप्रेस करी गई है, डिस्क्राइब करी गई है किसी भी सब्सटेंस पे, में बी इट पेपर, बी इट लीफ, किसी भी चीज़ पे, कहीं भी कोई भी मैटर, कोई बात एक्सप्रेस करी गई है। कैसे एक्सप्रेस करी है, आपने लेटर्स से, फिगर्स से या फिर मार्क्स से या इनके कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेस करी है बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। क्यों करी है, ताकि आपका इंटेंशन है कि आप उसको यूज़ करोगे एंड जिसको यूज़ किया जा सके फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। आप वो मैटर को रिकॉर्ड करना चाहते थे, इसलिए आपने उसे उस सब्सटेंस पे एक्सप्रेस किया है या डिस्क्राइब किया है। सिंपल, कोई भी ऐसा मैटर जो किसी सब्सटेंस पे डिस्क्राइब किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट्स इट। लेकिन आपको पूरी डेफिनेशन एज इट इज़ याद करनी है। मैटर मतलब कंटेंट, क्या लिखा है, कोई भी ऐसा मैटर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो रिकॉर्ड की गई है, जो लिखी गई है, इट रेफर्स टू द कंटेंट, ठीक है। एनी मीन्स डॉक्यूमेंट कैन कंक्लूड ऑलमोस्ट एनीथिंग मेकिंग द डेफिनेशन ब्रॉड एंड फ्लेक्सिबल। मतलब डॉक्यूमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी जा सकती है, कंटेंट, एनी मैटर, कोई भी मैटर लिखा जा सकता है। रिकॉर्ड मतलब दिस इज द वे द कंटेंट और मैटर इज कैप्चर्ड, इट कुड बी रिटन डाउन और रिकॉर्डेड। मतलब पर्पस आपका था रिकॉर्ड करने का, ठीक है, बेसिकली सेव करने का, हैंड राइटिंग से, टाइपिंग से या फिर ड्राइंग से,
सब्सटेंस मीन्स दिस इज द मटीरियल जिस पे कंटेंट लिखा जा रहा है, ऑन विच द कंटेंट इज रिकॉर्डेड, ठीक है। इट अलाउज एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स और आइडिया टू बी कैप्चर्ड इन लास्टिंग फिजिकल फॉर्म। सब्सटेंस मीन्स कोई भी ऐसा लॉन्ग लास्टिंग फिजिकल फॉर्म जहाँ पे आप मैटर को एक्सप्रेस कर रहे हो। मीन्स मतलब कैसे किया है, मेथड या सिंबल आपने यूज़ किए हैं टू पुट द इंफॉर्मेशन इन परमानेंट फॉर्म। सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, शब्द जैसे लेटर्स का इस्तेमाल किया है हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, ड्राइंग्स का इस्तेमाल किया है, क्या क्या आपने यूज़ किया है उस मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए ऑन द सब्सटेंस, उन्हें हम कहते हैं मीन्स, ठीक है। क्लियर है, चलिए। नॉट सो, दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन तो फिर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंस्ट्रूमेंट। डॉक्यूमेंट वाली डेफिनेशन के साथ एक इंस्ट्रूमेंट गिवन है। इंस्ट्रूमेंट मतलब फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स, कन्फर्म्स अ राइट और रिकॉर्ड अ फैक्ट। एक लीगल डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करता है राइट या कन्फर्म करता है राइट, ठीक है, या बात को रिकॉर्ड करता है, उसे इंस्ट्रूमेंट कह देते हैं। ये फॉर्मल है भाई, डॉक्यूमेंट इनफॉर्मल भी हो सकता है, ये फॉर्मल है। इट इज़ फॉर्मल राइटिंग ऑफ एनी काइंड सच एज अग्रीमेंट, डीड, चार्टर और रिकॉर्ड ड्रॉन अपॉन एंड एग्जीक्यूटेड इन टेक्निकल फॉर्म, ठीक है। जो भी आपका फॉर्मल डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी अग्रीमेंट हो गया, कोई भी हमारी रिपोर्ट हो गई, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, ठीक है। फिर एक टर्म है आपका डीड। ये लीगल टर्म है, लीगल ग्लॉसरी में देखें तो डीड का मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट। डीड भी इंस्ट्रूमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में आप राइट को कंफर्म करते हो, किसी को राइट देते हो। जब डिस्पोज भी कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू राइट को डिस्पोज किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे मैं अपना घर आपको ट्रांसफ़र कर दूँ सेल डीड के थ्रू, ट्रांसफ़र डीड के थ्रू, तो वो डीड बोली जाती है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिससे आप राइट देते हो किसी और को, उसे डीड बोला जाता है। जिससे आप राइट कंफर्म करते हो कि हाँ ये मेरा राइट है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मतलब मेरे लिए वो सेल डीड ये क्या है, डीड, आपके लिए वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उससे आपको राइट मिल रहा है। समझ में आया, चलिए। तो लीगल ग्लॉसरी डिफाइन करता है डीड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग पर्पर्टिंग टू इफेक्ट सम लीगल डिस्पोजिशन, ट्रांसफ़र के लिए। पर्पर्टिंग टू इफेक्ट मतलब क्यों बनाया गया है, फॉर सम लीगल ट्रांसफ़र, फॉर सम लीगल डिस्पोजिशन, ठीक। सिंपली स्टेटेड डीड्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और ऑल डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट, दो ऑल इंस्ट्रूमेंट मे नॉट बी डीड। ऑब्वियसली सारे डीड आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पर सारे इंस्ट्रूमेंट आपके डीड नहीं होते हैं। इंडिया में जनरली कोई डिस्टिंक्शन नहीं माना जाता है बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड डीड। इंडिया में जनरली इनको हम क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, इंडिया में जनरली डीड और इंस्ट्रूमेंट को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। हालांकि इंस्ट्रूमेंट इज़ अ वाइडर वर्ड एंड डीड इज़ अ थोड़ा सा नैरोवर वर्ड, ठीक है। जिस इंस्ट्रूमेंट से राइट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, उसको डीड बोल देते हैं, ठीक है। टेक्निकल मीनिंग ये है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच कोर्ट सीक टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर थ्रू द मीडियम ऑफ वर्ड्स इन विच इट इज़ एक्सप्रेस्ड। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि एक प्रोसेस जिसमें कोर्ट ढूंढते हैं मीनिंग ऑफ द लॉ, किसके थ्रू, जिन शब्दों के थ्रू लॉ लिखा गया है उनके थ्रू। तो बेसिकली जो लॉ लिखा हुआ है, तो वर्ड्स को समझ के लॉ का मीनिंग डिराइव करना इज नोन एज इंटरप्रिटेशन, दैट्स इट। Simply stated, interpretation is a process by which the real meaning of an act or document and the intention of the legislature in enacting it, act का meaning या फिर मतलब लॉ मेकर का इंटेंशन आप समझते हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है। या डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो तो पार्टीज का इंटेंशन आप समझते हो, समझ रहे हो क्या लिखा है। इंटरप्रिटेशन इज अ जनरल वर्ड। एक्ट के सेंस में आप एक्ट को समझते हो और लॉ मेकर का इंटेंशन समझते हो। यही अगर डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट कर रहे हो तो आप डॉक्यूमेंट को समझ रहे हो और पार्टीज का इंटेंशन समझ रहे हो। भाई डॉक्यूमेंट तो आप और हम बनाते हैं ना, नॉर्मल लोग, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे लिखा है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच रियल मीनिंग ऑफ एन एक्ट एंड द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन इनैक्टिंग इट इज असर्टेन। इतना पढ़ो और ब्रैकेट वाला पढ़ो। इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच a document and the intention of the parties executing the document is ascertained, ठीक है, समझ गए। आइए, इंटरप्रिटेशन इज रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एनी एम्बिग्विटी इन द स्टैच्यूट। स्टैच्यूट में अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही है
तब आप ज़्यादा दिमाग लगाते हो, उसे हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। इट इज़ द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ वर्ड्स। भाई सीधा सीधा अगर इंग्लिश टू हिंदी करना है वो तो हम कर ही लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर सिंपल इंग्लिश टू हिंदी करके गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है तो आप उसे इंटरप्रेट कर रहे हो, ट्रू मीनिंग निकालना चाह रहे हो शब्दों का कि लॉ कहना क्या चाहता है, ठीक है, उसे हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इट इज़ द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट ट्रू सेंस ऑफ वर्ड्स, मतलब ट्रू मीनिंग ऑफ वर्ड्स, दैट इज टू से द सेंस इन विच द ऑथर इंटेंडेड टू कन्वे द मैटर। ऑथर का क्या इंटेंशन है ये लिखने के पीछे, जब आप ये समझते हो उसे हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, ठीक है, समझ गए। आगे और डिटेल में आएगा। तो अगर हम नॉर्मल बात पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। कभी कभी क्या होता है, लॉ को एज इट इज़ पढ़ने से ना उल्टा ही मतलब निकल रहा होता है, तो हमें देखना पड़ता है लॉ मेकर कहना क्या चाहता है, क्यों ये लॉ बनाया होगा उसने, क्या उसके पर्पज़ रहा होगा इसको लिखने के पीछे, इसी को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, सिंपल, ठीक है। तो अब इंटरप्रिटेशन चैप्टर हो गया, जैसे आपका GCA चैप्टर हो गया, इसमें आपको कंटेंट का ना जिस्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको इस पूरे का मतलब बताया ऐसे ही, ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको हर वर्ड का जिस्ट बताते चलूँगी, आपके लिए वो समझना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसे नोट डाउन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे इंटरप्रिटेशन का मैंने क्या मीनिंग बताया कि जब आप लॉ को एज इट इज़ पढ़ रहे हो तो मतलब कुछ और ही निकल रहा है, तो फिर क्या करता है कोर्ट, या जो भी इंटरप्रेट कर रहा है कोर्ट, क्या करता है, कोर्ट वर्ड्स के पीछे जाके लॉ मेकर का इंटेंशन समझने की कोशिश करता है। इसी प्रोसेस को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्यों इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैम जब हमें एज इट इज़ पढ़ रहे हैं तो कुछ गड़बड़ लग रही है, एम्बिग्विटी लग रही है, तब, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ स्टैच्यूट मेकिंग एंड प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स टेक प्लेस सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर एंड टू डिफरेंट एजेंसीज आर कंसर्न। क्या मतलब है, लॉ बनाने वाला अलग है, लॉ समझने वाला अलग है ना। आप एक नॉर्मल सी बात समझो, कभी कभी हम मैसेजेस भेजते हैं तो मैसेज को पढ़ने वाला उसे गलत इंटरप्रेट कर लेता है, लिखने वाला कहना कुछ और चाहता है, समझ लेता है, मतलब रिसीवर समझ कुछ और लेता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं रियल लाइफ में, तो है ना। तो अब एक बात बताओ, जब इतने सिंपल से नॉर्मल लैंग्वेज के मैसेज में ऐसी कन्फ्यूजन अराइज हो सकती है, तो क्या एक्ट की इतनी टफ लैंग्वेज से कन्फ्यूजन अराइज नहीं हो सकती है ना, क्योंकि लॉ बनाने वाला अलग है और लॉ को समझने वाला अलग है। भैया लॉ लिखने वाला खुद ही पढ़ेगा तो उसे तो पता ही है ना क्या लिख रहा था मैं, लेकिन लॉ समझने वाला उसे दूसरे एंगल से भी पढ़ सकता है, एक ही लाइन के बहुत मीनिंग भी निकल सकते हैं। तो इसीलिए हमें इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है कि पढ़ने वाला बनाने वाले की नज़र से देखे कि वो क्या लिखना चाह रहा था, यही तो इंटरप्रिटेशन था, राइट। चलिए, तो इंटरप्रिटेशन सर्व्स एज द ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू, क्योंकि दो अलग अलग व्यक्ति जो हैं वो लॉ को समझने की, मतलब बनाने वाला अलग है और समझने वाला अलग है, इन दोनों की समझ मैच हो, इसका काम करता है हमारा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। चलिए, इंटरप्रिटेशन के डिफरेंट टाइप्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर जोलोविक्स। मिस्टर जोलोविक्स ने क्या कहा था कि भैया इंटरप्रिटेशन हमारी दो तरीके की होती है, एक लीगल इंटरप्रिटेशन एंड एक डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन। लीगल इंटरप्रिटेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, authentic and usual interpretation, और doctrinal interpretation is divided into two type, grammatical and logical interpretation। मिस्टर जोलोविक्स का कहना है कि लीगल इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, कि आप लीगल इंटरप्रिटेशन में ऑथेंटिक, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आप सोर्सेज देख रहे हो कि हम कहाँ कहाँ से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जैसे ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन में बोला है व्हेन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेटर हिमसेल्फ, लेजिस्लेटर ने, लॉ मेकर नहीं, और भी हमें चीज़ें दी हैं इंटरप्रेट करने के लिए, तो वहाँ से अगर आप इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो, जैसे रूल्स से, रेगुलेशन से, क्लैरिफिकेशंस आती हैं उनसे, ठीक है, इनसे अगर आप इंटरप्रेट कर रहे हो एक्ट को तो इसे हम बोलते हैं ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एक्ट के साथ रूल्स भी होते हैं ना, तो अगर आप उनकी मदद से एक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो, इन्हें हम बोलते हैं authentic interpretation, because obviously these are the most authentic sources, right। उसके बाद आ जाते हैं आपके यूजुअल इंटरप्रिटेशन। अदर देन रूल्स रेगुलेशन, कुछ केस लॉज होते हैं, उन केस लॉज की हेल्प से जब आप रूल को समझते हो, लॉ को समझते हो, उसे हम कहते हैं यूजुअल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जैसे आपने अगर CA फाउंडेशन में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आपने
माइनर वाला लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त समझा था, या फिर आपने इंडोर मैनेजमेंट समझा था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस चर्कवेंट केस की मदद से। तो जब केस की मदद से लॉ मेकर की इंटेंशन को समझा जाता है, व्हेन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर सोर्स सच एज कस्टम और केस लॉज। ठीक है, परंपराओं को ध्यान में रख के अगर रूल को लॉ को इंटरप्रेट किया जाता है, इसे हम कहते हैं यूजुअल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो लीगल इंटरप्रिटेशन जोलोविक्स साहब के हिसाब से दो तरीके की हैं, ऑथेंटिक और यूजुअल। फिर जोलोविक्स ने कहा कि डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, जहाँ पे आपको बताया इंटरप्रिटेशन करने का तरीका। उन्होंने बोला अब यहाँ पे आपको बताया है तरीका, वे ऑफ इंटरप्रेटिंग। उन्होंने बोला दो तरीके हैं, एक ग्रामेटिकल तरीका है, एक लॉजिकल तरीका है। ग्रामेटिकल तरीका कहता है जैसा लिखा है वैसे ही कोई हिंदी कर दो बस। व्हेन द कोर्ट अप्लाइज ओनली द ऑर्डिनरी रूल ऑफ स्पीच, मतलब जो लॉ में लिखा है सिर्फ उसी को ही हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रामेटिकल तरीका। लेकिन कभी कभी ग्रामेटिकल तरीका फेल हो जाता है। ठीक है, जो लिखा है एज इट इज़ पढ़ रहे हो तो बहुत ही वेग मीनिंग निकलता है। ऐसे में कोर्ट जाता है शब्दों के पीछे और देखता है लॉ मेकर की इंटेंशन क्या है, इसे हम कहते हैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो व्हेन द कोर्ट गोज बियॉन्ड द वर्ड्स एंड ट्राई टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ द स्टैच्यूट इन सम अदर वे, तो उसे हम कहते हैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तो शब्दों को एज इट इज़ पढ़ा जा रहा है तो ग्रामेटिकल, ठीक है, एज इट इज़। लॉ को एज इट इज़ आप पढ़ रहे हो तो ग्रामेटिकल, लेकिन अगर लॉ को बहुत डिटेल में जाकर आप एनालाइज कर रहे हो कि लॉ मेकर का क्या पर्पस था, तो उसे हम कहते हैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। गॉट इट। तो जोलोविक्स के हिसाब से ये चार आपके इंटरप्रिटेशन के तरीके हो जाते हैं। दो तो बेसिकली टूल्स हैं या सोर्सेज हैं और दो तरीके हैं उनके हिसाब से। आइए, जोलोविक्स ने अपने जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर में मेंशन किया है कि इंटरप्रिटेशन इज यूजुअली सेड टू बी इधर लीगल और डॉक्ट्रिनल। सारा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इट इज़ लीगल जब एक्चुअल रूल ऑफ लॉ बाइंड्स द जज टू प्लेस अ सर्टेन इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैच्यूट। ठीक है, एक्चुअल रूल ऑफ लॉ आप यूज़ कर रहे हो। लीगल इंटरप्रिटेशन फर्दर डिवाइडेड है ऑथेंटिक और यूजुअल में। इट इज़ ऑथेंटिक व्हेन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन आप डिराइव कर रहे हो लेजिस्लेटर से ही, ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन से, रूल्स से, रेगुलेशन से। इट इज़ यूजुअल जब वो कहीं और सोर्स से आप रूल निकाल रहे हो, जैसे कि कस्टम से, परंपराओं से या केस लॉज से। ठीक है, डॉक्ट्रिनल है जब उसका रियल मीनिंग हम निकालना चाह रहे हैं। तो डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन में अगेन भी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कहता है द कोर्ट लुक्स एट द लिटरल मीनिंग, जो शब्द लिखे हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है बस वही देखता है, ऑफ द वर्ड्स इन द लॉ विदाउट एनी डीपर इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंटेंट। इंटेंशन पे नहीं जाना है उसको। ठीक है, एग्जाम्पल कहता है कि अगर लॉ कह रहा है नो व्हीकल्स अलाउड, तो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कहता है कुछ भी नहीं आ सकता, कोई भी किसी भी तरीके का व्हीकल नहीं आ सकता। हम रीज़न नहीं देख रहे हैं क्यों लिखा है ये। ठीक है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि हम शब्दों के पीछे जाके हम इंटेंशन को देखते हैं। ठीक है, क्या लॉ मेकर कहना चाहता है। सपोज लिखा है कि पार्क में लिखा है कि नो व्हीकल इज़ अलाउड, तो ऑब्वियसली जो हैवी व्हीकल हैं जो पार्क की ग्रास को, ट्रीज़ को, प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं, सिर्फ वही मना है। ठीक है, छोटे बच्चे की प्रैम आ रही है, प्रैम समझते हो जितना छोटा बच्चा सो रहा होता है वो आ रही है, इसका मतलब वो तो अलाउड ही है ना। या बड़े बूढ़ों की व्हील चेयर आ रही है, इसका मतलब वो तो अलाउड ही है ना। व्हील चेयर भी तो व्हीकल में आता है, पर अगर हम लॉजिकली देखें, अगर हम इंटेंशन देखें तो भैया ये तो फिर अलाउड हो गए। ठीक है, आइए अकॉर्डिंग टू फिट्जराल्ड। अब फिट्जराल्ड साहब का इंटरप्रिटेशन है। फिट्जराल्ड कहता है सिंपल तरीका ले लो भैया, दो तरीके के इंटरप्रिटेशन होते हैं, दैट्स इट। लिटरल जो अभी हमने पढ़ा ग्रामेटिकल, एंड फंक्शनल जो हमने पढ़ा लॉजिकल। तो लिटरल इज इक्वल टू ग्रामेटिकल। जो जोलोविक्स का ग्रामेटिकल है वही यहाँ पे लिटरल है, और जो जोलोविक्स का लॉजिकल है वही यहाँ पे फंक्शनल है। द लिटरल इंटरप्रिटेशन इज दैट विच रिगार्ड्स कंक्लूसिवली द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ। लॉ में जो लिखा है सिर्फ उसी को ही आप देख रहे हो। ठीक है, इट डज नॉट लुक बियॉन्ड द लिटरलिटीज, मतलब शब्दों के पीछे नहीं जाता है। ठीक है, बस रियल मीनिंग ही समझता है वर्ड्स का। Literal interpretation means that court focuses strictly on the exact words of the law and interpret them according to their ordinary meaning. Court doesn't try to guess or look for any deeper meaning or intentions beyond the literal text of the law. यही तो हमारा grammatical था, same. ठीक है, functional interpretation on the other hand is that which depart from the letter of the law and seeks elsewhere for some other and more satisfactory evidence. functional interpretation में आप शब्दों को नहीं देख रहे हो, आप और तरीके निकाल रहे हो
उसको समझने के बहुत और सेटिस्फैक्ट्री आपको एविडेंस मिले, जिससे आपको इंटेंशन पता चले लेजिस्लेचर का, लॉ मेकर का, उसको अगर आप यूज़ करके लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हो, इसे हम बोलते हैं फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, चलिए। फंक्शनल इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स गोइंग बियॉन्ड द लिटरल वर्ड ऑफ लॉ टू डिस्कवर द ट्रू इंटेंशन और स्पिरिट बिहाइंड इट। ठीक है, the idea is that sometimes the exact word of law might not fully express the intent of the legislator, and in such cases court may need to look for deeper or more practical meaning. कभी कभी as it is words पढ़ते हैं तो रियल जो लॉ मेकर का इंटेंशन है वो पता नहीं लगता, ऐसा लगता नहीं कुछ तो गलत है, ऐसा तो लॉ नहीं बन सकता, तो फिर आप उसका एक्चुअली देखना चाहते हो कि लॉ ये क्यों बना था, उसके हिसाब से आप इंटरप्रेट कर लेते हो। दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड व्हेन फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट लेटर ऑफ द लॉ। ये तरीका कब यूज़ होता है लॉजिकल वाला? पहले लिटरली यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना। लिटरल अगर फेल हो जाता है तो लॉजिकल पे आते हो। ठीक है, क्या लिखा है देखो, ये मेथड यूज़ किया जाता है जब स्ट्रिक्ट लेटर ऑफ लॉ को फॉलो करने पे, मतलब लिटरल लेटर ऑफ लॉ शब्दों को अगर आप एज इट इज़ फॉलो कर रहे हो तो उससे अनफेयर या एब्सर्ड रिजल्ट निकल रहा है, वेग रिजल्ट निकल रहा है, तब आप इस तरीके को फॉलो करते हो। कौन सा तरीका था ये आपका? फंक्शनल लॉजिकल एक ही बात है। ठीक है, तब पहले आप लिटरल मीनिंग पे जाते हो, फिर फंक्शनल पे जाते हो, ये प्रोसेस रहता है, डायरेक्टली फंक्शनल पे नहीं जाना होता है। क्लियर है? अभी हमने लिटरल और फंक्शनल पढ़ा, बस यही इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अगर कोर्ट रियल मीनिंग पे, अगर कोर्ट प्लेन मीनिंग ऑफ लैंग्वेज पे जा रहा है तो उसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। बट जब मीनिंग प्लेन नहीं है, कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि मतलब क्या था कवर करने का। ठीक है, ये लॉ लिखने के पीछे पर्पस क्या था, वेदर द वर्डिंग वॉज मेंट टू कवर द सिचुएशन बिफोर द कोर्ट। देखो सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रिटेशन वर्सेस कंस्ट्रक्शन। जब कोर्ट प्लेन मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज जो लेजिस्लेचर ने यूज़ की है उसको मानता है तो इसे हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। जब मीनिंग प्लेन नहीं है तो कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि जो मेरे सामने केस आया है ये इसमें कवर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट को क्या करना पड़ता है? कंस्ट्रक्शन। Conclusions drawn by means of construction are within the spirit though not necessarily within the letter of the law। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मीनिंग भी वही है कि अब आप देखो सीधा सीधा लिखा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे केस में लग रहा है कि नहीं लग रहा है पॉइंट। फिर लॉ में फिर जो कोर्ट जो है वो इंटेंशन देखता है ये पता लगाने के लिए कि पर्टिकुलर प्रोविजन मेरे इस केस पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यही लिखा है। कंक्लूजन जो कंस्ट्रक्शन से आते हैं वो आत्मा देखते हैं शब्दों की, शब्दों को नहीं देखते हैं। ठीक है, इन शब्दों के पीछे क्या रीज़न है, क्यों ये लिखे गए हैं, उसको देख के कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इन प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन में इंटरप्रिटेशन भी आ जाता है और जनरली दोनों टर्म्स फ्रिक्वेंटली यूज़ हो जाते हैं कॉमनली। ठीक है, सिनोनिमसली जनरली। ठीक, सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंटरप्रिटेशन इज अबाउट फिगरिंग आउट द क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ लॉ based on how the law was written and what was the lawmaker intended. It is about uncovering the true sense of the words. कंस्ट्रक्शन में होता है कि जब आप केस पे आप लगा के देख रहे हो कि ये प्रोविजन मेरे केस पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस सिचुएशन में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑन द अदर हैंड कम्स इन टू प्ले व्हेन द मीनिंग ऑफ द लॉ इज नॉट क्लियर। इन सच केसेस कोर्ट को डिसाइड करना होता है हाउ लॉ शुड अप्लाई टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इस सिचुएशन में लॉ एज इट इज़ अप्लाई नहीं हो रहा है तो लॉ जो कोर्ट जो है थोड़ा उसको कंस्ट्रक्शन करता है और सोचता है कि इस सिचुएशन में ये लॉ कैसे अप्लाई हो सकता है। इवन इफ द वर्ड्स डोंट डायरेक्टली अडर टू द सिचुएशन, शब्दों से डायरेक्टली नहीं पता लग रहा है कि इस सिचुएशन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो हम शब्दों को थोड़ा तो तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो इस सिचुएशन में फिट बैठेगा। ठीक है, सो इंटरप्रिटेशन में प्लेन मीनिंग ऑफ दी वर्ड्स जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में कैसे लॉ अप्लाई होगा हमारे केस में ये हम देखते हैं। ठीक है, जहाँ पे डायरेक्टली हम मीनिंग निकाल रहे हैं तो केस में अप्लाई नहीं हो पा रहा है। ठीक, चलिए, तो कंस्ट्रक्शन बेसिकली कोर्ट्स करते हैं, ये कहना चाहते हैं हम। राइट, आ जाओ। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? लॉज आर क्रिएटेड विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग क्लियर एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी। देखो लॉ बनाने वाला नहीं चाहता है कभी भी कि कन्फ्यूजन आए, बट परफेक्ट क्लैरिटी इज ऑफन इम्पॉसिबल ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लैंग्वेज। पर लॉ की लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स है कि एकदम क्लियर होना सारी बातें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एंड अनफोर्सिंग सिचुएशन। और ऑब्वियसली लॉ जब बनता है और जब अप्लाई होता है उसमें टाइम गैप कितना होता है भाई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था 1872 में और अब चल रहा है 2025, कितना टाइम हो गया। ठीक है,
तो ऐसे में जो इतना टाइम गैप आ जाता है, अनफोर्सिन सिचुएशंस आ जाती हैं, तो ऐसे में फिर हमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली वो एज इट इज़ आज के सिचुएशन में जो अनफोर्सिन सिचुएशन है उसमें लॉ अप्लाई नहीं होता है, फिर आपको उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, ठीक। बिकॉज ऑफ दिस इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉज आर नेसेसरी। इंटरप्रिटेशन सीक्स टू अनकवर द लेजिस्लेचर्स इंटेंट, सेम दोबारा बातें आ गई, बिहाइंड द वर्ड्स ऑफ लॉ, स्पेशली व्हेन दे आर एम्बिगुअस, वेग और ओपन टू मल्टीपल मीनिंग। प्राइमरी गोल होता है ये समझना कि टू अंडरस्टैंड द लॉज मीनिंग ईदर बाय फोकसिंग ऑन लिटरल वर्ड्स। इंटरप्रिटेशन में आप क्या करते हो, या तो शब्दों पे जाते हो एज इट इज़, और अगर शब्दों से मीनिंग नहीं निकल रहा है तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जाते हो, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन पे फिर जाते हो, ठीक है, दोनों ही इंटरप्रिटेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिटरल मीनिंग पे ही जाओगे हमेशा, तभी आप पीछे देखो तो इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या था, लिटरली मीनिंग निकालना, पर वो कह रहे हैं अगर लिटरल मीनिंग से काम नहीं बन रहा है फिर आप आगे जाओ इन लॉजिकल मीनिंग, ठीक है, इन लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज ही लॉ की ऐसी है कि क्लियर कट तो हो ही नहीं सकती है, और इम्पॉर्टेंस में भी हमने पढ़ा था कि लॉ बनता कभी और यूज़ कभी होता है, तो अनफोर्चुनेट सिचुएशन भी अराइज हो जाती है, और लॉ बनाता कोई और है और यूज़ कोई और करता है, इसलिए भी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो नॉर्मली ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन ही अप्रोच होनी चाहिए आपकी, मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रामेटिकल मतलब शब्दों पे ही जाओ सिर्फ। द कोर्ट कैन नॉट ऐड टू और मॉडिफाई अ सिंगल वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन एनैक्टमेंट। कोर्ट के पास पावर नहीं होती है एक भी शब्द इधर से उधर करने की। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटा सेंटेंशिया एक्सपोजिटर नॉन इंडिजेट। मतलब क्या है, क्लियर वर्ड्स में कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो शब्द अगर बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहे हैं एज इट इज़, तो कोर्ट आप एक भी शब्द इधर से उधर नहीं कर सकते, जो जैसा लिखा है आपको वैसा ही इंटरप्रेट करना पड़ेगा, वैसे ही समझना पड़ेगा। पर अगर ग्रामेटिकल मीनिंग से एब्सर्डिटी आ रही है, वेगनेस आ रही है, ठीक है, लॉजिकल बात बन ही नहीं रही है, इट इज़ लॉजिकली फ्लॉड, फ्लॉ है उसमें, कमी है उसमें, द कोर्ट कैन अडॉप्ट द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। पर इसके लिए कोर्ट के पास रीज़न होना चाहिए। तो ट्राई तो पहले लिटरल ही करना है, नहीं हो पा रहा है तो लॉजिकल पे जाओ, ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये हो गया आपका इंटरप्रिटेशन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। अब हम बात करेंगे अबाउट रूल्स, प्राइमरी रूल एंड सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आपके रूल्स ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बट पढ़ेंगे। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन है, ये वही है लॉजिकल जो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल इन हेडन्स केस या मिस्चीफ रूल भी बोलते हैं इसको, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ एडजस्टम जनरस, ये आपके आते हैं सारे प्राइमरी रूल्स। उसके बाद सेकेंडरी रूल्स, नाम भी अजीब से ही हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ नसाइटर असोसी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टेम्परेनिया एक्सपोजिशो, ये आ जाते हैं आपके सेकेंडरी रूल्स में। समझ में आ गया आपको। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द प्राइमरी रूल्स। पहला रूल है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट, सेम आपने जो लिटरल मीनिंग पढ़ा है वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन कहता है जब व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज प्लेन एंड अनएम्बिगुअस, जब लैंग्वेज सीधी सीधी है विदाउट एनी डाउट की है, एंड एडमिट्स ऑफ ओनली वन मीनिंग, और एक ही मीनिंग निकल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, कंस्ट्रक्शन का तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है, एक्ट ही अपने आप में सारी बातें आपको बता देता है। द मीनिंग मस्ट बी कलेक्टेड फ्रॉम द एक्सप्रेस्ड इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, तो वहीं से ही मीनिंग निकालो जो लॉ कह रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाओ वहीं मत, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं इसके अंदर, भाई लॉ में अगर नैरो, और लॉ में अगर कोई वर्ड गिवन है, कोई सिचुएशन गिवन है, उसका नैरो मीनिंग ले या वाइड मीनिंग ले, उसका नेचुरल मीनिंग है या ग्रामेटिकल मीनिंग ले, और टेक्निकल वर्ड्स को कैसे समझें, तो टेक्निकल वर्ड को टेक्निकल सेंस में ही समझो। तो जब लॉ के वर्ड्स को आप एज इट इज़ पढ़ते हो ना, तो इन कुछ रूल्स का आपको पालन करना पड़ता है, ठीक है। अगर एक शब्द का नैरो मीनिंग है, छोटा मीनिंग भी है, बड़ा मीनिंग भी है, तो आप हमेशा वाइडर मीनिंग लेके चलो, ठीक है, ठीक है। एक वर्ड है जिसका नेचुरल मीनिंग भी है और ग्रामेटिकल मीनिंग भी है, ठीक है, तो उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, ये सारी बातें अब हम पढ़ेंगे। आ जाओ। इन सर्टेन सिचुएशन कोर्ट में नीड टू चूज बिटवीन टू इंटरप्रिटेशंस, वन नैरो एंड वन ब्रॉड। अगर एक लॉ की दो इंटरप्रिटेशन निकल रही हैं, एक में नैरोअर कवरेज हो रही है, कम कवरेज हो रही है, एक में बड़ी कवरेज हो रही है, ब्रॉड कवरेज हो रही है, तो अगर नैरोअर इंटरप्रिटेशन लॉ को पर्पस पूरा होने से रोक रहा है, द ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन शुड बी अडॉप्टेड।
इट इंश्योर्स दैट कि सारे लॉ के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 102 डायरेक्टर और मैनेजर मस्ट डिस्क्लोज देयर इंटरेस्ट इन कंपनी मैटर। तो अब यहाँ पे नैरो पर्सपेक्टिव क्या है कि डायरेक्टर या मैनेजर सिर्फ अपना इंटरेस्ट बताएं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है कि वो दूर दूर से भी कहीं से भी रिलेटेड है तो भी बताएं। तो हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे। दिस डिस्क्लोजर शुड बी इंटरप्रेटेड ब्रॉडली टू कवर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप और एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट जिससे शेयर होल्डर का डिसीजन अफेक्ट होता है। नैरो इंटरप्रिटेशन से यहाँ पे लॉ का इंटेंशन टूट जाएगा। नैरो इंटरप्रिटेशन इज डायरेक्टर और मैनेजर आप अपना डायरेक्ट इंटरेस्ट बताओ बस, तो इनडायरेक्टली भाई के थ्रू, बहन के थ्रू, रिश्तेदारों के थ्रू इंटरेस्ट होगा तो इसलिए हमने ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन लिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इंटरेस्ट बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्टैट्यूट्स आर टू बी फर्स्ट अंडरस्टूड इन देयर नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर सेंस एंड मस्ट बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंग टू देयर प्लेन, लिटरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। जो मीनिंग है नॉर्मल एक वर्ड का जो नॉर्मली यूज होता है उसी तरीके से आप मीनिंग लो। जैसे आपके ना एक बिटर लीव्स होते हैं, बिटर लीव्स समझते हो, पान का पत्ता। अब बिटर लीव्स को जीएसटी लगाया जाए या नहीं लगाया जाए डिपेंड करता है कि ये सब्जी में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि सब्जियों पे जीएसटी तब नहीं लगाता जबकि हम बात कर रहे हैं, तो सब्जियों पे जीएसटी नहीं है तो अब ये बिटर लीव्स पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ लिमिटेड जगहों पर इसको सब्जी की तरह भी यूज़ किया जाता है, बहुत ही रेयरली, पर जनरली क्या इसको सब्जी माना जाता है, पान के पत्ते को नहीं। तो आप ना जनरल मीनिंग लो, जो नॉर्मल उसका नॉर्मल ऑर्डिनरी या पॉपुलर मीनिंग है ना वो लो। ठीक है, तो ऑर्डिनरली बिटर लीव्स को आप सब्जियों में नहीं लेते हो तो इस पर जीएसटी लगेगा, ऐसा डिसाइड किया गया। ठीक है, मैं जीएसटी बोल रही हूँ, एग्जाम्पल में आपको सेल्स टैक्स दिखेगा। इन अ क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट कि सेल ऑफ बिटर लीव्स पर सेल्स टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो जनरली बिटर लीव्स को आप वेजिटेबल नहीं मानते हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिटर लीव्स मस्ट बी अंडरस्टूड इन इट्स पॉपुलर सेंस बाय विच पीपल आर कन्वर्जेंट विद इट, जैसा लोग उसको जानते हैं वैसा ही लो। ठीक है, एज ऑल्सो द मीनिंग टू विच स्टैच्यूट डीलिंग विद द मैटर वुड एट्रीब्यूट टू इट, साथ में लॉ का इन लॉ का भी मीनिंग लेके चलो। ठीक है, देयरफॉर सेल ऑफ बिटर लीव्स वर लायबल टू सेल्स टैक्स, क्योंकि ऑर्डिनरली इसको सब्जी नहीं माना जाता। तो सिंपल सी बात है कि हर वर्ड का जो नॉर्मल मीनिंग होता है ना वो लेके चलो आप। ठीक है, पर अगर कोई टेक्निकल वर्ड है तो उसका टेक्निकल मीनिंग लो। आ जाओ अगला पॉइंट, टेक्निकल वर्ड्स आर टू बी अंडरस्टूड इन टेक्निकल सेंस। एक वर्ड होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो वो भी होती है जो हम आपको कहते हैं, प्रैक्टिस वो भी होती है जो लॉयर करता है, प्रैक्टिस वो भी होती है जो डॉक्टर करता है। तो प्रोफेशनल्स जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी एक प्रैक्टिस होती है, स्टूडेंट्स जो होमवर्क की प्रैक्टिस करता है वो भी एक प्रैक्टिस होता है। तो प्रैक्टिस का क्या मीनिंग लें, तो अगर टेक्निकल सेंस में, प्रोफेशनल्स के सेंस में प्रैक्टिस वर्ड यूज़ हो रहा है तो प्रैक्टिस का टेक्निकल मीनिंग ही लेना चाहिए। दिस पॉइंट ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन इज दैट टेक्निकल वर्ड्स आर अंडरस्टूड इन द टेक्निकल सेंस ओनली। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रैक्टिस को इंटरप्रेट कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स एक्ट में, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस का मतलब वो वाला प्रैक्टिस नहीं है जो लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस का आप टेक्निकल मीनिंग लोगे। इट वॉज गिवन टेक्निकल मीनिंग एंड नॉट जस्ट सिंपल मीनिंग। When the law gives an advocate the right to practice in court, it means वो वाली practice नहीं, it means they have right to appear and argue in court as well as take legal action on behalf of client। तो कोर्ट में आप काम कर सकते हो, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हो, कर सकते हो, ये प्रैक्टिस का मीनिंग लेना है। लिख लिख के वो प्रैक्टिस कर सकते हो वो मीनिंग नहीं लेना है, समझ गए। तो एक तो लिखा है कि एक ऑर्डिनरी वर्ड का ऑर्डिनरी मीनिंग जो होता है वो लेना है जिससे लोग उसे जानते हैं, और एक चीज़ कह रही है पर एक टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, तो आप वो टेक्निकल मीनिंग लो। जैसे प्रैक्टिस वर्ड अगर स्टूडेंट के रिलेशन में यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली उसका वो वाला प्रैक्टिस मतलब होगा, लेकिन अगर टेक्निकल जगह पे टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल है तो उसका उसी से रिलेटेड मीनिंग लेना चाहिए, टेक्निकल वाला। ठीक है, जनरल मीनिंग फिर आपको नहीं लेना है। क्लियर हो गया है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, द मैक्सिम अट्रस मैजेस वेलेट कंपेरेट, मतलब क्या है, स्टैच्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड सेंसिबली एंड रीजनेबली। सेंसिबल मीनिंग आपको लगाना है। द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो लिटरल के बाद आता है। आपको पता है लॉजिकल के बारे में ही बात कर रहे हैं। दिस रूल स्टेट्स दैट वेयर लिटरल लेगिस, जैसे कि लॉ का लेटर्स एम्बिगुअस है और इंटरप्रेटर को डिस्कवर नहीं हो पा रहा है इंटेंशन ऑफ लॉ,
ऑर्डिनरी और ग्रामेटिकल मीनिंग के साथ, तब द मीनिंग ऑफ सच एम्बिगुअस टर्म कैन रीजनेबली बी कंस्ट्रक्टेड बाय एन इंटरप्रेटर वाइल बीइंग कॉशियस कि रीजनेबल मीनिंग उस ओरिजिनल मीनिंग के अंदर ही होना चाहिए। तो अगर आप ओरिजिनल टर्म ले रहे हो, टर्म का आप बिल्कुल हिंदी कर रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है लॉ क्या कहना चाहता है, तो आप अपना मीनिंग उसके हिसाब से निकाल लो, अपने लॉजिक के हिसाब से। जैसे हमने एग्जांपल किया था नो व्हीकल्स अलाउड, ठीक है, पार्क में लिखा था नो व्हीकल्स अलाउड। अब टेक्निकली आप जाओगे अगर, व्हीकल का मतलब तो एनी काइंड ऑफ व्हीकल, छोटे बच्चे की साइकिल भी व्हीकल है, छोटे बच्चे की प्रैम भी एक व्हीकल में आ जाएगा, तो क्या वो भी अलाउड नहीं है? वो तो होना चाहिए ना। फिर आप लॉजिकल जाओ कि अच्छा व्हीकल मतलब वैसे तो सारे व्हीकल होते हैं, पर इनमें से छोटे बच्चे की साइकिल, बड़े बूढ़े की आपकी वो जो व्हील चेयर है, या छोटे बच्चे की प्रैम अलाउड होगी फिर पार्क में, क्योंकि वो तो पार्क में आ सकते हैं। समझ में आया? तो आपको मेजर मीनिंग में से ही वो लॉजिकल मीनिंग निकालना है, जिससे लॉ साकार हो पाए, जिससे लॉ का रियल इंटेंशन पता लग पाए। इसको कहते हैं रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रीजनेबल मीनिंग भी आपको लिटरल मीनिंग के अंदर अंदर ही लेना है। पूरा लिटरल मीनिंग ले रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका जो रीजनेबल पोर्शन है, जो लग रहा है आपको कि हाँ ये सही है, इसके हिसाब से लॉ फिट बैठ रहा है, वो आप मीनिंग ले लो। ठीक, द लैटिन फ्रेज एट्रस मेजिस वैलिड कंपेरेट, ठीक है, ट्रांसलेट्स टू इट इज़ बेटर फॉर अ थिंग टू हैव इफेक्ट रेदर देन टू फेल। अब अगर आप पूरा लिटरल मीनिंग ले रहे हो तो वो लॉ ही डिफीट हो रहा है, तो एक काम करो, थोड़ा और दिमाग लगाओ और ऐसा मीनिंग निकालो लिटरल में से कि वो लॉ कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाए। तो इट इज़ बेटर कि लॉ अप्लाई कर दिया जाए, चाहे थोड़ा ही सही, पूरा फेल होने की बजाय। In legal terms, this principle suggests that when interpreting laws or legal document, court should aim to give meaning and effect to the provision rather than making them या rendering them ineffective. As it is word पढ़ रहे हो तो ineffective हो रहा है, तो ineffective मत जाने दो, बेकार मत जाने दो लॉ को। लॉ का ऐसा मीनिंग निकालने की कोशिश करो कि उसका कुछ यूज़ हो, उसका कुछ तो मीनिंग निकले। ठीक है, इसे हम कहते हैं, इसी पे बेस्ड है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, सॉरी, राइट। समझ में आपको? तो आज हमने हम करे हैं रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन एंड रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। अब हम बात करेंगे अबाउट रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है इफ देयर आर टू और मोर लॉज ऑन सेम इशू, हार्मनी बना के रखना है, सामंजस्य, एकता टाइप, ठीक है ना, हार्मनी, दोनों साथ साथ चलो, भिड़ो मत एक दूसरे से, लड़ाई मत करो एक दूसरे से। तो कहते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा कानून है सेम बात पे और वो सब कॉन्ट्राडिक्टरी हैं इन नेचर, एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ उल्टा ही कह रहा है, देन इफ द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ इज अडॉप्टेड देन इट शैल मेक द अदर लॉ रिडेंडेंट। इस तरीके से बात हो रही है कि एक को समझ रहे हो तो दूसरा बेकार हो रहा है, दूसरे को समझ रहे हो तो पहला बेकार हो रहा है। ठीक है, तो अंडर दिस सिचुएशन अच्छा इंटरप्रेटर वो होता है जो दोनों को साथ में लेके चलता है, यही पूरा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, when two or more laws on same issues and such laws are contradictory in nature, then if application of first law is adopted then it will make the other law redundant, whereas if second law is constructed then it shall make the former law useless and ineffective. Under these circumstances a good interpreter must give such meaning to both the laws which shall make both the laws valid and effective. वही वाली बात कि जीरो होने के बजाय लॉ को थोड़ा तो इस्तेमाल करो, थोड़ा तो उसकी वैल्यू रहने दो। ठीक है, एग्जाम्पल है, आप कंपनीज एक्ट के सेक्शन 53 में पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे आप। ठीक है, सेक्शन 53 कहता है कंपनीज एक्ट का कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। फिर आप 54 पे आते हो, वो कहता है स्वेट इक्विटी आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। तो एक कह रहा है डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, एक कह रहा है कर सकते हो, क्या करें? दोनों को साथ में पढ़ो। तो ऑर्डिनरीली शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, पर अगर स्वेट इक्विटी है तो कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सेप्शंस जो होते हैं उनको कैसे पढ़ना है वो बताया गया है। ठीक है, दस एज पर रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर के अलावा कोई और शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। इसको हम अगर समझ लेंगे इस तरीके से तो दोनों कानूनों का पालन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली स्पेसिफिक रूल विल ओवरराइड द जनरल रूल, और यही जनरली या स्पेशली बस नॉन डेरोगेट। जनरल रूल हमेशा स्पेशल रूल से ओवरराइड हो जाता है। एक जनरल बात बोली है, फिर उनमें से एक स्पेशल बात कवर कर ली, तो स्पेशल बात मानी जाएगी उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए।
ठीक है। जैसे शेयर्स के लिए जनरल बात, डिस्काउंट पे नहीं हो सकते, पर स्वेट इक्विटी वाले जो शेयर्स हैं पर्टिकुलरली स्पेशली वो वाले हो सकते हैं, तो स्वेट इक्विटी शेयर के लिए वो स्पेशल वाली बात ही मानी जाएगी। तो हमेशा स्पेसिफिक रूल जनरल रूल को ओवरराइड कर देता है, ओवर पावर कर देता है, ऐसे समझो। ओवर पावर लिखना नहीं है, लिखना ओवरराइड ही है, पर उसका मतलब क्या होता है, ओवर पावर करना। ठीक है, चलिए। इन सम केसेस द स्टैट्यूट में गिव क्लियर इंडिकेशन कि कौन सा प्रोविजन सबसर्वेंट है, मतलब कौन सा प्रोविजन ऊपर है, और कौन सा प्रोविजन ओवरराइड होगा, मतलब ओवर पावर होगा। ऐसे कैसे पता लगता है हमें? कुछ शब्द हैं जैसे सब्जेक्ट टू, नॉटविथस्टैंडिंग, विदाउट प्रेजुडिस, इनका यूज हुआ होता है, जिससे हमें पता लगता है कि हमें कौन से प्रोविजन को मानना है, कौन से प्रोविजन को नहीं मानना है। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट टू लिखा है, ठीक है, तो सब्जेक्ट टू से आपके प्रोविजन को सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है। सब्जेक्ट टू व्हाट इज रिटन, ठीक है, द मीनिंग द लेटर विल प्रिवेल, जो दूसरी बात लिखी है वो प्रिवेल होगी। ठीक है, सब्जेक्ट टू द, जैसे मान लो सेक्शन 11 में लिखा है सब्जेक्ट टू वॉट एवर इज रिटन इन सेक्शन 5, तो सेक्शन 5 की बात को हम मानेंगे। ठीक है, सेक्शन 11 को मानो, पर सेक्शन 5 की बात को ऊपर रखी जाएगी। तो सब्जेक्ट 2 के बाद जो सेक्शन आता है उसको ऊपर रखा जाता है, उसको वो ओवरराइड करता है। ठीक है, नॉटविथस्टैंडिंग में नॉटविथस्टैंडिंग इज नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज, जो कहता है प्रोविजन विल ओवरराइड द अदर सेक्शन। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग रिटन इन सेक्शन नंबर दिस, सेक्शन नंबर दिस ये कहता है, मतलब नॉटविथस्टैंडिंग उस सेक्शन में क्या लिखा है, उस सेक्शन की बात तो माननी ही माननी है। ठीक है, गॉट इट। तो नॉटविथस्टैंडिंग एक हाँ, तो नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब होता है कि भाई नॉटविथस्टैंडिंग लिख दिया मतलब ये सुपीरियर हो गया। ठीक है, नॉटविथस्टैंडिंग लिख दिया किसी सेक्शन के साथ तो वो सुपीरियर हो जाता है। आ नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज दैट इंश्योर्स द प्रोविजन विल ओवरराइड अदर सेक्शन लॉज इनएक्टमेंट मेंशन। नॉटविथस्टैंडिंग लिख के एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को ओवरराइड कर सकता है, एक सब सेक्शन दूसरे सब सेक्शन को ओवरराइड कर सकता है, एक एक्ट दूसरे एक्ट को ओवरराइड कर सकता है, एक सेक्शन पूरे एक्ट को ओवरराइड कर सकता है। इस तरीके से बहुत सारी सिचुएशन बनती हैं। आ जाओ, नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज एक ओवरराइड कर रहा है सेक्शन को, नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज ओवरराइडिंग द एंटायर स्टैट्यूट, मतलब नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज से आप सेक्शंस को ओवरराइड कर सकते हो, नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज से आप पूरे एक्ट को ओवरराइड कर सकते हो, नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज से आप दूसरे एक्ट को ओवरराइड भी कर सकते हो, नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज से सारे लॉज को ओवरराइड कर सकते हो, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी ऑफ द एक्ट, ये बात मानो। ठीक है, चले चले। तो नॉटविथस्टैंडिंग, नेक्स्ट है आपका नॉटविथस्टैंडिंग। नॉटविथस्टैंडिंग इज नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज, जो ये कहता है कि भैया ये प्रोविजन माना जाएगा। ठीक है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। ठीक है, कहीं पे कुछ भी लिखा है ये बात मानो। ठीक है, तो नॉटविथस्टैंडिंग से क्या होता है, नॉटविथस्टैंडिंग से जो बात हम आगे बोल रहे हैं उसको पावर दी जाती है, उसको मेन माना जाता है, बाकी सारी बातों को छोटा माना जाता है। ठीक है, जैसे नॉटविथस्टैंडिंग, अब समझो नॉटविथस्टैंडिंग से आप सेक्शंस को ओवरराइड कर सकते हो, नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज यूज करके आप सेक्शंस को ओवरराइड कर सकते हो। जैसे सेक्शन 7 में लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 5, भाई सेक्शन 5 में कुछ भी लिखा हो ये बात मानो। ठीक है, तो आपने सेक्शन 5 को ओवरराइड कर दिया। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, पूरे एक्ट को ओवरराइड कर दिया, भाई एक्ट में कहीं कुछ भी लिखा है ये बात मानो। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर एक्ट। ठीक है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ भी लिखा है ये वाली बात मानो आप। नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज ओवरराइडिंग ऑल द लॉज, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी ऑफ द लॉ, कहीं भी किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो जो हम कहना चाहते हैं उसको मानेंगे। तो नॉटविथस्टैंडिंग करके क्या कर सकते हो आप, इस पॉइंट को जो आप आगे बात बोल रहे हो उसको ओवरराइड करा सकते हो, उसको ओवर पावर करा सकते हो। तो सब्जेक्ट लिख रहे हो तो ये छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर नॉटविथस्टैंडिंग लिख रहे हो तो जो पॉइंट आप मेंशन कर रहे हो वो बड़ा माना जाएगा, वो ओवरराइड कर रहा है ये माना जाएगा। फिर लिखा है विदाउट प्रेजुडिस, एक शब्द होता है विदाउट प्रेजुडिस, a clause stating that specific provision operate in addition to and without limiting the other provision
भैया उसको भी मानो इसको भी मानो, विदाउट प्रेजुडिस टू सेक्शन नंबर दिस, तो उसको भी मानो और हमें भी मानो, दोनों ही बातें हैं, दोनों को ही आपको साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो विदाउट प्रेजुडिस काइंड ऑफ हार्मनी मेंटेन करके चलता है। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू, द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ड सब्जेक्ट टू व्हेन यूज्ड इन द प्रोविजन इज दैट व्हेन द सेम सब्जेक्ट मैटर is covered by that provision and by another provision or enactment subject to which it operates, then there is conflict between them, then latter will prevail over the former। ठीक है ना, बाद वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी पहले वाले पे, ठीक है। आइए, अनलाइक द सब्जेक्ट टू क्लॉज नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज, एक मिनट, नेक्स्ट है आपका नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज। A clause that begin with the words notwithstanding anything contained in this clause, इसको नॉन obstante clause भी कहा जाता है। Subject to clause में से उल्टा है notwithstanding clause। Unlike the subject to clause, notwithstanding clause has effect of making the provision prevail over others। Subject to के बाद जो लिखा है उसे छोटा माना जाता है, लेकिन notwithstanding के बाद जो लिखा है उसे बड़ा माना जाता है। When this term is used, then the clause will prevail over the other provisions mentioned therein। ठीक है। The term non-obstante is derived from Latin meaning notwithstanding। ठीक है, Latin वर्ड है जिसका मीनिंग होता है notwithstanding या in spite of। भले ही कहीं भी कुछ भी कहा है तो मेरी बात सुनो, ठीक है, ये notwithstanding की पावर होती है। आइए, क्या लिखा है देखो, notwithstanding anything contained in any other section or subsection। तो इससे क्या होगा, जो भी सेक्शन और सबसेक्शन को मेंशन किया है उसको ओवरराइड करके हम जो बोल रहे हैं वो सुनो। दिस क्लॉज विल ओवरराइड सच अदर सेक्शन और सबसेक्शन। अगर लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द स्टैट्यूट, तो इस एक्ट में कहीं भी कुछ भी लिखा है उसको छोड़ो, जो हम कह रहे हैं उसको सुनो। दिस क्लॉज विल ओवरराइड द एंटायर इनेक्टमेंट, जिसमें वो सेक्शन मेंशन है उसी को ही, इसी एक्ट के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में जिसमें वो सेक्शन गिवन है ना, जिसमें ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, इसी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। Notwithstanding anything contained in specific section or subsection or all the provision contained in another statute। दूसरे एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो दूसरे एक्ट के किसी सेक्शन, सबसेक्शन या पूरे एक्ट को अगर हम ओवरराइड कर रहे हैं तो ये लाइन लिखेंगे, दिस क्लॉज विल प्रिवेल ओवर द अदर इनेक्टमेंट। नेक्स्ट है notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force। टाइम बिंग इन फोर्स मतलब उस टाइम जो भी लॉ लगा हुआ है, किसी भी लॉ में कहीं भी कुछ लिखा जो हम कह रहे हैं वो सुनो। तो दिस क्लॉज विल ओवरराइड ऑल अदर लॉज। तो इस लाइन के बाद जो भी बात लिखी होगी वो सारे कानूनों पे भारी पड़ जाएगी। समझ आया? तो नॉटविथस्टैंडिंग के बाद जो लिखा है वो सभी के ऊपर माना जाएगा, सब्जेक्ट टू के साथ जो लिखा है वो छोटा माना जाएगा। गॉट इट? क्लियर है? चलिए, आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट है आपको विदाउट प्रेजुडिस, हमने पढ़ाई है। विदाउट प्रेजुडिस कहता है उसे भी मानो हमें भी मानो। When certain particular provision follow general provision and when it is stated in that the particular provision are without prejudice to those general provision। कोई बात लिखा है, कह रहे हैं कि भैया without prejudice to those provision, ये बात को पढ़ना है। The particular provision would not restrict or circumscribe the operation and generality of general provision। तो बेसिकली उससे जनरल प्रोविजन को कोई नुकसान नहीं होता है। तो पर्टिकुलर प्रोविजन जनरल प्रोविजन के साथ साथ ही आपको इस्तेमाल करना है। पर्टिकुलर प्रोविजन जनरल प्रोविजन से उल्टा नहीं माना जाएगा, जनरल प्रोविजन के साथ साथ आपको पर्टिकुलर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम्पल सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा है विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 को भी ध्यान रखो और सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 का भी आप ध्यान रखो। मतलब सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 जब आप फॉलो कर रहे हो तो सबसेक्शन 2 का भी आपको ध्यान रखना है, ये बात लिखी है। दिस इम्प्लाइज दैट वाइल रजिस्टरिंग द नेम ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 को भी आपको ध्यान में रखना है। तो विदाउट प्रेजुडिस लिखा है तो मतलब दोनों को ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। हमने 3 रूल्स पढ़ लिए हैं, रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन एंड रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, जिसमें हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉटविथस्टैंडिंग, सब्जेक्ट टू एंड विदाउट प्रेजुडिस। इनको बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, चलिए, तो बाकी का कंटेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बच्चों।